रेडियो NGF 90.4 FM दिल से दिल तक पर आपका तहे दिल से वेलकम. And today in our studio we have a very special guest here, Dr. Krishna Shiren, dental surgeon, सत्यम डेंटल केयर क्लिनिक से. सर आपका वेलकम हमारे स्टूडियो में. थैंक यू यहाँ पर. थैंक यू वेरी मच. जी, तो जैसे कि हम 7 नवंबर के दिन यानी कि आज के दिन हम नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो आज की चर्चा हमारी इस पर रहने वाली है, आज का सेशन इस बात पे रहने वाला है. तो सर इससे शुरुआत अगर हम करें, पहले आपके इंट्रोडक्शन से आपके ग्रीटिंग्स हमारे लिसनर्स के लिए. Myself Dr. Krishna Shiren. I am practicing since 15 years. पलवल में ही एक डेंटल क्लिनिक चलाता हूँ. एंड कैंसर के बारे में जैसा आपने बताया कि इस पे टॉक करनी है, तो मुझे लगा कि कुछ इस बारे में अवेयरनेस, जितनी मुझे नॉलेज है वो आप लोगों तक, और जिन लोगों को थोड़ा सा इस बारे में है कि मुझे जानना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, कैंसर बेसिकली है क्या और हम इसको अर्ली डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं. तो बेसिक अवेयरनेस के लिए कॉल आया, तो मैं अवेलेबल हूँ आपके सामने. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस. और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की. तो पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो यही रहने वाला है कि जैसे कि वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, तो इस डे का ही अपने आप में क्या इम्पोर्टेंस है, रेलेवेंस है? और अब अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो कैंसर से डर तो सबको ही है कि हमें कैंसर है, कैंसर ना हो जाए या कैंसर के बारे में, बट उसकी अवेयरनेस के बारे में कि हमें बेसिकली इसको कैसे उसको उस लाइन पे लेके आना है कि कैंसर को हम अर्ली डिटेक्ट कैसे करें. अवेयरनेस का मतलब यही है कि हम उसको जितना अर्ली डिटेक्ट करेंगे, जितना हम उसकी प्रिडिक्शन को कि उसको अर्ली प्रिडिक्ट कर लेंगे, उसको हम इजीली क्योर कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं और फ्यूचर में ना हो, और अपने आसपास 10 लोगों को हम बता सकते हैं. अपने एक बंदे को भी अगर अवेयर कर दिया कैंसर से, वो अपनी फैमिली के 5 से 10 लोगों को अवेयर रखेगा. तो इस अवेयरनेस प्रोग्राम का मतलब यही है कि हम मैक्सिमम लोगों को अवेयर करें कि कैंसर से घबराएं नहीं, थोड़ा सा अवेयर रहें कि ये है क्या बेसिकली. तो सर मतलब कैंसर की अगर बात जब आते हैं तो ये अपने आप में काफी बड़ी, खतरनाक और एक जानलेवा बीमारी मानी जाती है, और इसके कई सारे टाइप्स भी होते हैं जगह जगह, मतलब डिफरेंट पार्ट्स इन बॉडी. तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली कैंसर है क्या, पहले तो हम इसको डिस्कस करते हैं. एंड ये एक ग्रोथ ऑफ अनवांटेड सेल्स, बेकार जो खराब सेल हो गई है हमारी, उनकी ग्रोथ जो रुकती नहीं है, फिर वो इन्वेड करती है. इन्वेड का मतलब वो फैलती है और साइड में जो हेल्दी सेल्स हैं उनको भी खत्म करती है. दैट बिकम्स ए ट्यूमर. अब ये जरूरी नहीं कि हर गांठ ही हमारे कैंसर है. फैट सेल्स भी होती हैं, लाइपोमास भी होते हैं, फैट के बॉडी में किसी वजह से बन जाते हैं. मेनली हमारी लाइफस्टाइल की उसके हिसाब से बनते हैं. और जो हमारा जो कैंसर जो डायग्नोज हो रहा है, मतलब मान लीजिए आपकी एक छोटी सी गांठ है, हम उसको ये जो आपने जो कैंसर के लिए जो हमारा जो फैल रहा है कैंसर है ना, वो अनहेल्दी सेल्स ही उसको डिस्ट्रॉय कर रही हैं हेल्दी सेल्स को. अब उसका डायग्नोसिस हम कैसे करें? मेनली क्या था कि हमें कैंसर से, जैसे आपने बोला ना कि बहुत ही डरावना और ये सारा है, तो कैंसर को अर्ली डिटेक्ट होना ही एक सॉल्यूशन है. उसके बाद में भी सर्वाइवल रेट हैं बट वो कम है. जैसे अब हम बात करें, बेसिकली वी विल टॉक टुडे अबाउट ओरल कैंसर. इट इज अ टाइप ऑफ हेड एंड नेक कैंसर. हेड एंड नेक कैंसर में हमारे पूरा लैरिंग्स से लेके फेरिंग्स और थ्रोट और ये सारा पूरा एरिया इन्वॉल्व हो जाता है, कवर हो जाता है. तो वी विल टॉक स्पेशली अबाउट ओरल कैंसर टुडे, एंड किस तरह से अनइवन ग्रोथ को हम पहले चेक कर सकते हैं, पहले चेक खुद से कर सकते हैं. तो हम इसके बारे में बात करेंगे जी. तो फिर बताइए फिर ओरल कैंसर के बारे में. हाँ जी, बेसिकली 48% इसका है कि हेड एंड नेक कैंसर होता है. और ओरल जो हमारे ओरल कैविटी में जो सबसे ज्यादा होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा 90% हिस्टोलॉजिकली डायग्नोज होता है. हिस्टोलॉजिकली मतलब मान लीजिए आपका कैंसर डायग्नोज हो रहा है, तो हम उसका एक पैच लेते हैं जिसको बायोप्सी बोलते हैं, या FNAC करते हैं. किसी गांठ में निडल से हम एस्पिरेट करते हैं. निडल से एस्पिरेट करके उसको टेस्ट किया जाता है. इसको फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बोला जाता है. उससे जब हम इसको डायग्नोज करते हैं कैंसर को, तो उससे हमें उस सेल की, विकार सेल की ग्रोथ का पता चलता है, उनकी मल्टीप्लीकेशन लेवल का पता लगता है
कि किस तरीके से वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं rather these are unwanted cells और these are healthy cells, वो भी हम इजीली उसमें फैट सेल कितने हैं और कैंसर सेल कितने हैं, ठीक है। अब ओरल कैंसर की बात करें, सर्वाइवल रेट 50% ही है, 5 साल से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। 2020 का डाटा देखे तो 77,000 से ज्यादा लोगों की इसमें मोर्टेलिटी रेट था। काफी डेंजरस है एक स्टेज पे बढ़ने के बाद में, और 6th मोस्ट कॉमन है ये, 6ठा मोस्ट कॉमन कैंसर है इन द वर्ल्ड। हाँ, हेड एंड नेक कैंसर में सबसे ज्यादा। तो सर मतलब जब ये इतना ही खतरनाक है, मुझे लगता है कि क्या ऐसे कुछ सिम्टम्स, मतलब हमें ऐसा कुछ है कि पहले ही चल जाए पता कि इन अनवांटेड सेल्स की ग्रोथ हमारी बॉडी में हो रही है? हाँ, इसमें सेल्फ अवेयरनेस हमें रखनी होगी। आप डेली बेसिस पे या फिर फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी ये है कि हम ओरल हाइजीन को बेटर रखें। ओरल हाइजीन को बेटर रखने के लिए आपके पास में क्या बेसिक चीजें, आपको कुछ डिपॉजिट्स नहीं होने चाहिए, आपकी ब्रशिंग हैबिट्स प्रॉपर होनी चाहिए, आफ्टर मील रिंस वगैरह, ये जो बेसिक चीजें हैं जो आजकल सबको पता है ये चीजें, बस थोड़ा सा उसको एक लेवल पे लेके आना है जिससे क्लीन करें। सेकेंड थिंग, अब इसका कारण क्या है, हो क्यों रहा है ये? पहले हम देखते हैं जो बड़े कारण है। जैसे अब हमारे बड़े कारण में 2 ही चीज आ जाती हैं, आपको भी पता है, टोबैको है ना, स्मोकलेस SLT बोलते हैं उसे, स्मोकलेस टोबैको, और आपका ये स्मोकिंग और अल्कोहल भी आता है। सबसे ज्यादा जो ओरल कैंसर कॉज करता है ये ही कॉज करता है। इसके अलावा यूवी रेडिएशन, कोई इन्फ्लेमेशन बहुत लंबे समय से बना हुआ है, या फिर हमारा किसी तरह का कैंडिड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, या फिर कोई हमने किसी और उसके लिए बॉडी में कुछ और बीमारी हुई और कैंसर हुआ कहीं पे, हमने रेडिएशंस ली और उससे भी इम्यूनोसप्रेशन हो गया, या इम्यूनोसप्रेसेंट चल रही हमारी दवाइयां, या HIV इन्फेक्शन हुआ है। एंड एक और है जो ओरल और थ्रोट कैंसर करता है, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, मेन कॉज HPV 16 सबसे ज्यादा करता है। तो ये अपने आप ही बॉडी में डेवलप होता है या फिर मतलब कोई कारण है? हाँ, क्रॉनिक इरिटेशन कैन लीड टू कैंसर। एक ये छोटी सी एक लेमन टर्मिनोलॉजी, क्रॉनिक इरिटेशन किससे, वो एक टूटे दांत से भी हो सकती है। आपका दांत एक टूटा हुआ है और वो आपकी टंग पे इम्पिंज कर रहा है। बेसिकली अब हम एरिया देखते हैं, पहले लिप पे हो सकता है, यूवी रेडिएशन से लिप पे हो सकता है, एंड आपका स्मोक करते हैं, स्मोक करने से जो भी हीट जाती है वो अन्नर लाइनिंग ऑफ हमारा जो म्यूकोजा है उसको डिटोरिएट करती है, उसको खत्म करती है म्यूकोजा को। तो सर ये जो हैबिट्स है, मतलब ये डेली करने से ज्यादा उनका मतलब खतरा है, या फिर अगर हम कभी कभी भी कर रहे हैं तो चलता है? इफेक्ट तो है, कैंसर सेल्स तो जनरेट हो सकती हैं। वो इफेक्ट क्या है, उस टाइम पे आपने एग्रेसिवली कैसे किया, क्या किया, आपका म्यूकोसा अगर इरोड हो गया वहां पे और वो इरिटेशन बनी रही तो हो सकता है। और इट कैन हैपन इन बोथ, मतलब मेल्स एंड फीमेल्स? यस, मेल प्रेडिक्शन ज्यादा है क्योंकि मेल्स में ज्यादा होता है ये, क्योंकि वो स्मोकिंग और ये सब ज्यादा करते हैं। तो सर इसका ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए, जैसे कि 4 स्टेज होते हैं जैसा आपने बताया, एंड द 4th वन इज रियली डेंजरस, तो फिर स्टेज 1 से ही कैसे ऐसा कुछ हो कि हम पता लगा पाए? फर्स्ट आपको डायग्नोज करना है कि एक सेल्फ डायग्नोसिस जैसे मैं बता रहा था, उसमें आप कोई भी छोटा सा छाला, अल्सर जिसे बोल देते हैं, इफ इट इज नॉन हीलिंग, अगर वो 7 से 21 दिन में वो भर नहीं रहा है, मान लीजिए अगर वो 7 से 21 दिन में भर रहा है, आप कोई भी मल्टीविटामिन या विटामिन बी की कमी से ज्यादा हो रहे हैं, वो बढ़ जाते हैं, वो व्हाइट भी क्या, वो येलो पैच सा दिखेगा छोटा सा, और मल्टीपल होंगे, और उसमें पेन भी होगा, थोड़ा इरिटेट करेगा। एंड जो दूसरा है, अगर कैंसरस है, दैट इज आपका कोई भी अल्सर जो कैंसरस है वो व्हाइट और रेड होगा, वो आपको पेन नहीं करेगा शुरुआत में, बाद में पेन करेगा जब वो बढ़ने के बाद में है। एंड जब वो थोड़ा प्रोग्रेस होगा स्टेज 2, 3 में जैसे बढ़ता है, ये स्टेजेस होती है, TNM स्टेजेस होती है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, तो जब ये बढ़ेगा आगे तो फिर आपको, हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं जो लिम्फेटिक चैनल जो मेंटेन करते हैं बॉडी में, तो उस एरिया में या पर्टिकुलर थोड़ा सा सबमैंडिबुलर या कहीं पे भी किसी भी एरिया में वहां पे आपको लंप दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ साइंस हैं। अनइवन आपका कुछ भी दिख रहा है, कोई भी गांठ दिख रही है, या नॉन हीलिंग अल्सर है, या फिर आपको बर्निंग सेंसेशन ओरल कैविटी में है, तो बर्निंग सेंसेशन बेसिकली इट्स नॉट ये सारी प्री कैंसरस कंडीशंस बता रहा हूँ मैं आपको, व्हाइट पैच, रेड पैच एंड बर्निंग सेंसेशन, या फाइब्रोसिस।
फाइब्रोसिस होती है OSMF, ये भी आपकी स्मोकिंग से ही होती है, टोबैको से ही होती है। जैसे पर्टिकुलर एक एरिया पे हम रखते हैं ना, SLT को रख लेते हैं, स्मोकलेस टोबैको को, वहां एक व्हाइट पैच बन जाता है, वो एरिया इरोड हो गया। अब वहां पे हमारे मुंह के बैक्टीरिया भी इन्वेड करते हैं, तो वो मल्टीप्लाई करके कई बार वो भी कर देते हैं। या फिर कोई ब्रोकन टूथ उस एरिया को इम्पिंज कर रहा है, तो वो भी आपको करेगा। ठीक है, ये अर्ली साइंस है। अब इनको डायग्नोज, जैसे आप पूछ रहे हैं पहले कैसे प्रिडिक्ट किया जाए, तो इसमें हम करते हैं, आपका एग्जाम सेल्फ एग्जामिनेशन में आप अपने लिप को देखिए, दोनों लिप को पकड़ के टंग पे देखिए, अनइवननेस तो नहीं है कहीं पे, कोई किसी तरह का नॉन हीलिंग साइट रेड तो नहीं है ना। इन केस ऑफ एनी डाउट अगर आपको है तो अपर लिप को भी रिट्रैक्ट करके ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर टंग के लेटरल बॉर्डर्स की एग्जामिनेशन। लेटरल बॉर्डर्स किस लिए? क्योंकि टीथ, पोस्टीरियर टीथ कई बार कोई इम्पिंज करता है, उसकी वजह से भी यहाँ पे कोई किसी तरह का रेड अल्सर या बड़ा अल्सर या कुछ भी इरिटेशन यहाँ पे है। फिर म्यूकोजा की एग्जामिनेशन आप अपने फिंगर से भी कर सकते हैं, एंड गॉज से आप टंग को पकड़ के, या घर में जैसे आपका स्पून है, स्पून से भी आप देख सकते हैं। वो थोड़ा ज्यादा है बट हो जाएगा, इतना मैनेज हो जाता है ना। ठीक है, और इसके बाद में जैसे सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ नेक, ये भी आप कर सकते हैं। कुछ एरिया दुख तो नहीं रहा है, टेंडरनेस तो नहीं है, ये सेल्फ एग्जामिनेशंस होती हैं इन केस ऑफ एनी डाउट। और फिर भी अगर डाउट है तो आप नियर बाय एक डेंटल सर्जन को चेक करा लें। हाँ, चेक करा लें और उससे निकलिए, जल्दी से जल्दी निकलिए। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको पता ही नहीं चला और नाउ इट इज स्टेज 3 और स्टेज 4, तो उसके बचाव के लिए आप क्या किया जा सकता है? उसमें फिर आपका जो हमारा ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हैं, क्योंकि स्टेज 1 और 2 ओरल कैंसर्स में दे विल गो फॉर ए सर्जरी, दे हैव टू गो फॉर सर्जरी और सर्जिकल एक्सीजन ऑफ दैट एरिया। जिस एरिया में आपका कैंसर बना है या कुछ डायग्नोज हो गया है, तो उसको सर्जिकल एरिया को सर्जिकली निकाल दिया जाता है। थोड़ा मार्जिन रख के निकालते हैं ताकि वो सेल ना जाए। और पर्टिकुलरली नेक रीजन में लिम्फ नोड्स, जो मैं बता रहा था, वहां पे भी उनको निकालते हैं, क्योंकि लिम्फ नोड्स में वो फैलता ज्यादा है। तो हेड एंड नेक रीजन में 2 जगह सर्जिकल होता है। ये स्टेजेस हैं। इसके बाद में अगर वो है, उसके बाद भी 3 में है, तो फिर कीमो चलती है, कीमोथेरेपी, इधर मेडिकेशंस, इंजेक्टेबल्स भी होते हैं और खाने की भी होती हैं। तो उसमें बेसिकली उसके साइज को थोड़ा श्रिंक किया जाता है। देन विल गो फॉर डॉक्टर्स जो इसको फर्दर ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोसर्जन्स करते हैं, तो वो इसको फर्दर रेडियोथेरेपी के लिए फिर जाते हैं। फिर फर्दर आपका फॉलो अप रहता है अलोंग विद द मेडिकेशंस। तो क्या मतलब एक स्टेज ऐसी भी आती है जब ये कम्प्लीटली ठीक हो जाता है, अगर प्रायर डायग्नोसिस हो गया है तो? और अगर 3rd एंड 4th स्टेज पर आ गए तो उसमें भी फॉलो अप्स के बाद में पता लगता है मेटास्टेसिस नहीं हुआ है। तो कीमोथेरेपी मतलब इज अ वे, लेकिन क्या वो सिर्फ दांत के साइज को रिड्यूस करता है या फिर टोटली टोटली कर देता है? कीमो चल के काफी इन्वेट भी हो जाता है, बट कीमो की भी कई स्टेजेस हैं कि उस वक्त पे, ये उस समय डॉक्टर को ही डायग्नोज करने दें तो वो ज्यादा बेटर होता है। कि वो पर्टिकुलर किस स्टेज में है, जो मैंने बताया ना, TNM फैक्टर होता है, वो उस स्टेज के बेस पे हमें कीमो और ये लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सर मतलब इसके अवेयरनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसकी अवेयरनेस के लिए यही है, आप रूटीन डेंटल चेकअप 6 months to 1 year में आप रूटीन डेंटल चेकअप करा सकते हैं। आप बैड ब्रेथ आपके मुंह में आ रही है, रीजन क्या है, आप उसको डायग्नोज करिए। आई थिंक पायरिया समथिंग। हाँ, पायरिया बेसिकली पेरिडोंटाइटिस होता है। उससे स्टार्ट तो होता है जिंजिवाइटिस से, मसूड़े की सूजन से, फिर वो जो स्ट्रक्चर्स आपके टीथ को सपोर्ट करते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन बनने लगता है, तो वो डिपॉजिट्स रह जाते हैं मुंह में, तो उनको भी आप डायग्नोज करें। ओरल हाइजीन में ही आ जाता है, मेंटेन करें। उसकी भी कई स्टेजेस हैं जिसमें मसूड़ अपने आप रिसीड होने लगते हैं, तो उसको भी डायग्नोज करें। कोई शार्प एज या फिर इल फिटिंग डेंचर्स, जो हम पॉइंट शायद भूल गए, पहले जो निकालने चढ़ाने वाले डेंचर्स जो हम पहनते हैं वो इल फिटिंग हो, फिट नहीं आ रहे हैं और हम उसे पहन रहे हैं, उनमें कोई शार्प एजेस हैं जो हमें इम्पिंज कर रहे हैं, दैट कैन आल्सो कॉज दिस ओरल प्रॉब्लम। तो अब कंप्लीट बीमारी का जो प्रोसीजर है मुझे लगता है कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आफ्टर अवेयरनेस, जब एक पेशेंट बीमारी से लड़के वापस घर आ जाता है ठीक होकर, तो उसके न्यूट्रिशन के लिए फिर क्या हमें? न्यूट्रिशन बेसिकली प्रोटीन डाइट पे स्टार्ट कर सकते हैं। एंड हेल्दी न्यूट्रिशन तो आपका
लाइकोपिन हो गया, हेल्दी सब्जियां यही हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स। टोमेटो में लाइकोपिन सबसे ज्यादा होता है। लाइकोपिन बेसिकली फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है। फ्री रेडिकल्स मतलब कैंसर कॉजिंग सेल्स में जो सबसे ज्यादा करते हैं। तो इसकी मेडिकेशंस भी अवेलेबल हैं, मल्टीविटामिन अवेलेबल हैं मार्केट में, वो आप यूज कर सकते हैं। एंड दोबारा से सेम प्रोसेस को चालू ना करें जो आपने जिस वजह से कॉज हुआ है। That's the point. हाँ, मतलब कई बार लगता है ना कि हमें अब ठीक हो गए तो दोबारा स्मोकिंग कर सकते हैं, या दोबारा एक बार कर ली, 2 बार कर ली, तो उसे क्विट करें जी। हाँ। और मुझे लगता है कि मतलब हम मजे में शायद कर लेते हैं, लेकिन जैसे होता है कि पैचेस पड़ जाते हैं, रेड मार्क्स एंड रेड मार्क्स, वो कई बार एलर्जिक मतलब कंडीशंस। हाँ, क्या ये सिर्फ एलर्जी है, आप ये भी कोई बीमारी का रूप ले सकता है? अगर लंबे समय तक है और आप उस चीज को आपने कुछ स्मोक किया या कुछ किया और उसके बाद में कुछ चेंजेस आपको अपनी बॉडी में लग रहे हैं, और वो सेकंड टाइम भी लग रहे हैं, फिर थर्ड टाइम भी लग रहे हैं, तो इट मींस देयर इज एन एलर्जी या फिर अल्टरेशन, और कुछ चेंजेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में उस निकोटीन या अल्कोहल को लेने के बाद में, है ना। वो कैंसरस नहीं है इन एन अदर वे, कि वो कैंसरस नहीं है, दैट इज ए काइंड ऑफ एलर्जी टू समथिंग, या फिर आपको वो सूट नहीं हो रहा है। हाँ, वो कह सकते एलर्जिक इज लाइक कि मुझे सूट नहीं हुई, जैसे दवाई खा रहा हूँ मुझे सूट नहीं हुई, या फिर कोई भी चीज जो हम ले रहे हैं वो सूट नहीं हुई। बट कुछ इसमें कुछ टेस्ट भी नहीं है ना, आप अल्कोहल और ये ले रहे हैं, इसका अगर कुछ मेरे को कुछ ऐसे अनार के जूस के जैसा टेस्ट आ रहा है तो हम इसे लें, कुछ टेस्ट भी नहीं है। किसी को आता अनार के जूस की तरह टेस्ट? नहीं, किसी को नहीं आता, बस वो थोड़ा सा लगता है वैसे कि उस वक्त ले लिया जी। तो मतलब इट्स द मेन रीजन मुझे लगता है शराब, स्मोकिंग एंड देखिए अल्कोहल भी काफी हद तक जो लोअर एरिया होता है ना, हमारे टंग के नीचे वाला एरिया, तो वहाँ की जो फ्लोर ऑफ रूफ हो गया, फ्लोर ऑफ द माउथ की जो आपकी लेयर है उसको बेसिकली वो करता है, परमिएबल कर देता है। परमिएबल का मतलब क्या होता है? आर पार किसी भी चीज का आराम से जाना। ठीक है, परमिएबल एक बैरियर को कम कर देता है, तो कार्सिनोजेंस वहां पे इजिली पेनिट्रेट हो सकते हैं, बैक्टीरिया। और फिर उसमें कुछ ये एरोमेटिक नाइट्रोसोम्स करके अल्कोहल के मतलब कार्सिनोजेंस ये ऐसे बनाते हैं जिसकी वजह से वो होता है। तो बेसिकली इरोजन ऑफ दैट स्क्वेमस सेल है ना, जो भी सॉफ्ट लेयर है हमारी ओरल कैविटी में, उसका इरोजन हो रहा है, वहाँ इजिली अल्कोहल और टोबैको से इन्वेड कर सकते हैं। अब वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसको नुकसान कितने दिन में हो रहा है। जी। तो सर जैसे कि आज 7 तारीख है, तो मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे 7 टिप्स आप दीजिए, मतलब इट्स कॉमन टिप्स हमारे व्यूअर्स को, कि जो कि हम डे टू डे लाइफ में अपने आप को देखते हुए, अपनी बॉडी की चेंजेस को देखते हुए पता लगा सकते हैं कि मतलब कुछ सही जा रहा है या कुछ सही नहीं जा रहा है। अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें कैंसर में, ओरल कैंसर की बात करें, अगर वो स्प्रेड, पहले तो उसको होने ही नहीं देना है। फर्स्ट टिप तो होने ही नहीं देना है। कैसे नहीं होने देना है? थोड़ा सा अवेयर रहिए। अवेयर किस में कि आपको पता है कि टोबैको से कैंसर होता है तो मत लीजिए ना। सिंपल सी बात है कि अगर लगता है अल्कोहल से हो रहा है तो मत लीजिए ना। यहाँ पे कोई कह सकता है कि आप खाना छोड़ दीजिए ना। नहीं, खाना बेसिकली नहीं छोड़ सकते। उसमें भी यही है कि खाने को दवाई की तरह खा सकते हैं, न्यूट्रिशन की तरह ले सकते हैं, न्यूट्रिशनल डाइट ले सकते हैं ना, है ना, कि कुछ भी मिला खा लिया, वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिशनल डाइट ले सकते हैं। और अगर कुछ आपको डायग्नोज हो रहा है, कुछ पेन महसूस हो रहा है, या इरेगुलरिटी ओरल कैविटी में महसूस हो रही है, या फिर आपको खाने में या थूक सटकने में दिक्कत हो रही है, जो कि पॉइंट मैंने नहीं बोला, थूक सटकने में दिक्कत हो रही है, खाने में दिक्कत हो रही है, तो आप एक कुछ दिन ऑब्जर्व करके, जैसे हम लोकल में गरारे कर लिए, ये सब कर लिए, उसके बाद में आप अपने जो भी आपके नियर बाय डॉक्टर हैं, ट्रस्टवर्दी डॉक्टर जो हैं, उनको आप इजिली एक बार दिखा सकते हैं। और इन केस अगर आप डायग्नोज हो गया है तो ट्रीटमेंट इसका है, तो अर्ली स्टेजेस में है, अर्ली डायग्नोज हो गया है तो थोड़ा सा उसको रेगुलरिटी बनाइए कि कहाँ पे इसका अच्छा ट्रीटमेंट है, किस है। गवर्नमेंट भी इस पे अवेयर है अब तो। ये गवर्नमेंट अवेयरनेस कैंप ही है ये जो आप लोग कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी इसमें है, सारा हेल्पफुल है। कैंसर इंस्टीट्यूट्स में सारे डायग्नोसिस ट्रीटमेंट होते हैं, तो रेगुलर अपनी विजिट्स करनी है। और वो ट्रीटमेंट और फॉलो अप ऑन डाइट, क्योंकि आफ्टर ट्रीटमेंट और फर्स्ट और सेकंड स्टेजेस के बाद में न्यूट्रिशन डाइट का बड़ा रोल हो जाता है इसमें, वो उसको करता है। और स्टिल उसके बाद भी आपको लग रहा है कि यू आर ऑन द एक ऐसी स्टेज पे हैं कि जहाँ पे डायग्नोसिस थोड़ा सा लेट हुआ है, ये है,
तो ट्रीटमेंट तो पूरा लेना ही है, ट्रीटमेंट तो लेना ही पड़ेगा एंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके उस चीज को करना है, लड़ना है लड़ाई तो है, ये छोटा नहीं, थोड़ी लंबी लड़ाई है। और अब हमें सिर्फ यही है मेन तो कि जिन चीजों के बारे में पता है जो ज्यादा कॉज कर रही हैं, अननोन चीज जिसका नहीं पता लग रहा है वो समझ में आ रहा है कि डायग्नोज होने में थोड़ा टाइम लगा, बट SLT, स्मोकलेस टोबैको और अल्कोहल, तो ये थोड़ा कंजप्शन कम करें, इसका थोड़ा सा जी, और अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाएं। हाँ, तो जो भी योगा और जो भी सलाह कर सकते हैं। एक मैसेज आपका? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करिए, सिर्फ बाकी रूल रेगुलेशन को नहीं, हेल्थ के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं जी। हमारी बॉडी को मतलब फिट रखने के लिए भी जो प्रोटोकॉल्स होती हैं वो सबको पता है और इजीली अवेलेबल है आज की डेट में यूट्यूब पे, और सब उनको फॉलो करिए और बस खुश रहिए, मस्त रहिए। सो क्यूट। ओके, तो मुझे लगता है कि मतलब बॉडी की कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ नीड्स होती हैं, एंड वी हैव टू फॉलो दैट, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ जी, डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर चेकअप्स, प्रॉपर ऐसा नहीं, योगा, मेडिटेशन। हाँ, योगा, मेडिटेशन, फुल बॉडी चेकअप्स भी होते हैं, अब तो गवर्नमेंट की तरफ से कैंप्स भी लगते हैं, सब होता है, और डेंटल चेकअप्स भी होते हैं, तो आप करा सकते हैं जी। और इन 3 चीजों का सेवन नहीं करना है। हाँ, नहीं, मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर, फॉर जॉइनिंग अस, एंड यस, मतलब अवेयर आपको खुद भी होना पड़ेगा, एंड अवेयर आपको लोगों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें खुद की केयर करनी है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।